हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन बायोलॉजी। तो बच्चों चलिए फिर से आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि हम लोग कौन सी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब तक हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है, तो हम लोगों ने इस टॉपिक में अब तक जो है सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्यों करना था, रीजन क्या था, लक्ष्य क्या था, और फिर हम दूसरी क्लास में पढ़े हैं कि कैसे करना था, है ना। और हमें ये भी पता चला कि कब ये पूरा हुआ। तो अब तक तो पूरी क्लास में मतलब जो भी 2 क्लास हम लोग पढ़े हैं पीछे की, उसमें हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लक्ष्य के बारे में और कैसे करना था उसके बारे में पढ़े थे। अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे बच्चों कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब पूरा हुआ तो क्या क्या मिला, यानी क्या क्या पता चला, है ना। तो इन सभी टॉपिक के बारे में एक एक करके हम हर एक पॉइंट को डिकोड करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी एनसीईआरटी बुक अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि आज की टॉपिक एनसीईआरटी से ही है और एनसीईआरटी में ही है। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले बच्चों, सबसे पहले तो ये कि उन सभी बच्चों को हम बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं जो भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, चाहे वो कम्युनिटी टैब में हो, चाहे वो लेक्चर के दौरान पूछा हुआ क्वेश्चन हो, जिसमें बहुत सारे बच्चों का नाम हम लेना चाहेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों का नाम भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो हम नाम लेंगे। सबसे पहले अगर हम बताएं तो क्वेश्चन का आंसर देने में जो है कई सारे स्टूडेंट हैं, नाम लेंगे सीरियल, ये नहीं कि कोई फर्स्ट है कोई सेकंड, ये सारे बच्चे देते हैं। जब भी वो लेक्चर देखते हैं तब तक वो अपने क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं। तो नाम लेंगे हम अलका राय, खुशी राय, आराधना यादव, ज्योति राय, अंकित सरोज और आरजू त्रिपाठी, और इसके बाद प्रिया सरोज, सेजल सरोज, और शायद किसी का नाम अगर भूल रहे हो तो आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। कमेंट में जरूर बताइएगा सर मेरा नाम आप भूल गए। कोशिश करेंगे कि हम आपका नाम फिर से ले पाए। और जो बच्चे लेक्चर तो देखते हैं, क्वेश्चन भी पता है उनका आंसर भी पता है, लेकिन थोड़े से आलसी हैं टाइप करने में, बात करने में, टाइपिंग में नहीं समस्या होती है, क्वेश्चन का आंसर देने में समस्या होती है। अगर नहीं भी आता है ना, अगर आप पढ़ने के उद्देश्य से यहां पर आए हैं तो ये तो मान लो बच्चों कि अगर नहीं भी आता है तब भी आपके दिमाग में होना कि मुझको क्यों नहीं आया, मैं सर्च करके बुक से, कॉपी से, गूगल से, कहीं से भी क्वेश्चन का आंसर निकालूंगी या निकालूंगा। उससे क्या फायदा होगा बच्चों कि आप कम से कम उतना टाइम क्वेश्चन को ढूंढने में तो लगाएंगे। और हम ये ही कहेंगे कि आप प्लीज बुक का यूज करिए क्वेश्चन को ढूंढने में। कम से कम एक क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने जाएंगे तो जरूर आपको 2-3 क्वेश्चन के आंसर, मतलब कुछ ऐसी चीजें आपको जरूर मिलेंगी जो शायद आप भूल चुके होंगे। तो प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बात मत किया करिए चैट सेक्शन में। बहुत सारे बच्चे हाय, हाउ आर यू, ये सब सारी बातें ताम झाम करते हैं, हम चैट देखते हैं आप लोगों का, लेकिन क्या करें, हम तो बस बोल सकते हैं ना। आप ऐसा नहीं कि आप लोग क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं कि हम आपके सामने आए और हम आपको डांटे। प्लीज कम से कम जो टाइमिंग मिला है ना, क्या कर रहे हैं यार, मतलब एक चीज हम बताएं ना तो आप बेवकूफ बना रहे हैं। किसको? खुद को बना रहे हैं यार, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, किसी और को नहीं, है ना। अपने मम्मी पापा को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, और इससे नुकसान आपका है, हमारा कुछ नुकसान नहीं है। बात करिए आप चैट में। चैट इसलिए ओपन करते हैं बच्चों कि आप कम से कम ऐसा फील आए कि नहीं हाँ क्लासरूम में बैठे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि बात करने के लिए बैठे हैं, टीचर बस पढ़ा रहा है, बस चलो ठीक है, आ रहा है तब भी पढ़ो, आ रहा है तब भी पढ़ो। इसलिए हम कहते हैं बच्चों कि चैट सेक्शन में बात मत करिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए ना एक दूसरे से, या जो हम बता रहे हैं उसको लिखिए कि जो पॉइंट हम अगला बोलने वाले हैं उससे पहले आप चैट सेक्शन में लिखिए। ये पॉइंट होता है अच्छे स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए। ये नहीं कि नहीं हाँ बस बात कर रहे हैं, हाउ आर यू, खाना खाए, नहाए धोए, ये सारी चीजें यार क्या है, मतलब क्या है बताइए। अब थोड़े से गुस्से में है गुस्सा आ जाता है यार, मतलब कुछ भी करते रहते हो यार, जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर देते नहीं हो, और जब बात करने वाली बात है तो पूरा एकदम बढ़िया से बात करते हो। तो प्लीज रिक्वेस्ट ही करेंगे आपसे कि अपने आप को धोखा देना बंद करो, अपने घर वालों को धोखा देना बंद करो, पढ़ाई कर लो। नहीं करने का मन है मत करो, लेकिन कम से कम दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब मत करो। और उन सभी स्टूडेंट से हम बात करेंगे कि जब आधे घंटे पहले ऑलरेडी हम चैट ऑन कर देते हैं, इसलिए जो भी कुछ करना है ना आप कर लीजिए ना उससे पहले, भले आपको टॉपिक पूरी आती हो, प्लीज पढ़ाई के दौरान कम से कम उन स्टूडेंट को डिस्टर्ब मत करो जो केवल पढ़ने आते हैं।
जिनका उद्देश्य केवल पढ़ना। हम बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी देखते हैं और उसमें चैट सेक्शन में देखते हैं कि वो हमारे बताने से पहले कुछ और नया इंफॉर्मेशन देते हैं और उन सारे स्टूडेंट को लोग इग्नोर कर देते हैं। पता नहीं क्या बोले जा रहा है, क्या टाइप किए जा रहा है। जैसे हम 2-3 स्टूडेंट का नाम लेंगे, बुरा मत मानिएगा सभी लोग, जैसे आदर्श मिश्रा, अर्जुन त्रिपाठी और भी 2-3 बच्चे हैं जैसे आराधना यादव और सेजल सरोज प्रिया। ये सारे स्टूडेंट जो हैं क्वेश्चन जो भी हम पढ़ा रहे हैं उससे पहले उसका आंसर दे देते हैं और कुछ नया इंफॉर्मेटिव, कुछ और भी नया ऐड करते हैं। अच्छा लगता है बच्चों, आपकी पढ़ाई, आपको, आपकी डेडिकेशन को सलाम है। लेकिन प्लीज वे सारे स्टूडेंट जो वीडियो को पॉज करके चैट सेक्शन में केवल बात करने आते हैं, प्लीज मत आया करिए, कोई जरूरत नहीं है आपकी। कम से कम उन सारे स्टूडेंट को पढ़ने दीजिए जो डेडिकेट है पढ़ने के लिए। तो बुरा लगा, क्षमा करिएगा, माफ करिएगा। मेरा काम है एक कह सकते हैं टीचर होने के नाते, आप भटके हुए रास्ते पर हैं, इसलिए आपको सही रास्ते पे कर रहे हैं। इसलिए प्लीज ऐसा बिल्कुल मत किया करिए। कम से कम पढ़ाई के दौरान आपको नहीं आता है, शांति से बैठे रहिए, पढ़ते रहिए, कम से कम कुछ सीखने को मिलेगा। मोबाइल लेके घर वालों को धोखा दे रहे हैं यार कि मतलब मोबाइल ले लिए हैं, घर वाले कह रहे हैं भाई क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चा पढ़ रहा है। पता चला बच्चा खाली टाइपिंग करने में लगा। अरे भाई टाइप करके दिखाओ ना, क्वेश्चन जो पूछते हैं उसका तो आंसर आता नहीं है आप लोगों को। चलिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऐसा बिल्कुल मत किया करिए। और हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हमारे लिए सारे लोग एक जैसे हैं और हम एक बात जानते हैं कि जो स्टूडेंट अगर रास्ता भटक गया है और जिस दिन वो अपने रास्ते पे वापस आता है वो एक नया इतिहास लिखता है। तो प्लीज कंटिन्यू योर क्लास एंड न्यू टॉपिक। एंड सबसे पहले हम कहेंगे बच्चों कि आप लोग एनसीईआरटी लाइए, भूल जाइए जो हमने डांटा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भूल जाइए डांटने का, ये कि फिर से वही चैटिंग चालू। प्लीज, हम देखते हैं चैट, सबका देखते हैं, नहीं बोलते इसका क्या मतलब। तो स्टार्ट करें आज के टॉपिक और एनसीईआरटी में ओपन करिए। हेडिंग होगी आपके मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं, जो कि हम बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन करके रखे हैं। इसमें बहुत डेटा है बच्चों, बहुत ज्यादा डेटा है। प्लीज 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 बहुत ध्यान से इसको याद करना पड़ेगा। हमने कई बार बोला, हम समझा तो देंगे लेकिन याद करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, याद करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करें बिना क्लास देरी किए हुए। सबसे पहला पॉइंट अपने एनसीईआरटी में देखते रहिए, शायद यहां पर अच्छे से नहीं दिखे, छोटा छोटा लिखा है हमने, लेकिन बुक में स्पष्ट रूप से लिखा है। सबसे पहला पॉइंट वहां पर लिखा होगा कि जो मानव जीनोम की जो विशेषता हमें, यानी क्या क्या मिला हमको, वो कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1 की बात करें तो मानव जीनोम में लगभग 3164.7 करोड़ क्षार मिले। ठीक है, सबसे पहले क्या मिला, यानी कि पूरे ह्यूमन के डीएनए में कितने करोड़ क्षार मिले बच्चों? कितने बच्चों बताइए? 3164.7 करोड़ क्षार मिले। ठीक है, किसमें? ह्यूमन के जीनोम में। दूसरे पॉइंट की बात करें तो लगभग, मतलब जो भी जीन था ह्यूमन के पास, जो भी जीन था उसमें हर एक जीन में लगभग 300 क्षार मिल रहे थे बच्चों। ठीक है, कितने क्षार? सॉरी 3000 क्षार मिल रहे थे। ठीक है, यानी कि ऐसा साइंटिस्टों ने देखा कि मानव के पास, यानी ह्यूमन के पास जितने भी जीन हैं उस जीन में लगभग 3000 बेस मिल रहे हैं। और क्या हुआ आगे देखें, उसमें उसके बाद एक इसका अपवाद है, इस नियम का एक अपवाद है बच्चों कि मनुष्य में एक सबसे बड़ा जीन भी प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने रख दिया साइंटिस्टों ने, क्या? डिस्ट्रोफिन। और उसमें अकेले केवल एक जीन में कितने क्षार मिले? 2.4 करोड़ क्षार मिले हैं बच्चों, यानी लगभग सब में 3000 हैं, लेकिन यहां पर बच्चों 2.4 करोड़ क्षार मिल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है बच्चों, बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे बच्चों अगले पॉइंट की, यानी तीसरे पॉइंट की, कि ऐसा साइंटिस्ट जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करने जा रहे थे तो उनके दिमाग में ये था कि जो मतलब जीन है हमारे पास वो कितने हैं? 80,000 से 1 लाख हैं। मतलब साइंटिस्टों का मानना था कि 80,000 से 1,40,000 जीन है। फिर से अगेन आई रिवाइज्ड, हमने क्या बोला कि साइंटिस्ट जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करने जा रहे थे तो उनके दिमाग में बात आई कि हम 25 से 30,000 तो जानते हैं केवल, लेकिन हो सकता है कि ह्यूमन के पास 80,000 से 1,40,000 तक जीन हो। लेकिन ऐसा मिला नहीं। केवल और केवल जीन की संख्या कितनी प्राप्त हुई बच्चों? 30,000। यानी कि ह्यूमन के पास कितने जीन हैं? 30,000 जीन हैं। लेकिन जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करने जा रहे थे साइंटिस्ट, तो उनको क्या मिला? उनको मिला 80,000 टू, मतलब उनको आशा था कि 80,000 टू
1,40,000 जीन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरी तरीके से खत्म हुआ तो उनको केवल और केवल 30,000 जीन ही मिले बच्चों, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह बच्चों कि हम हो चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी देश का कोई भी पर्सन हो, उनके अंदर उनके डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड हैं, हम में हो चाहे अमेरिका के हो, चाहे इंग्लैंड के हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी देश हो, उनके हर अगर इंसान है यानी मनुष्य है तो मनुष्य के डीएनए में मिलने वाले जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो 99.9% सेम है। यानी चाहे हम हो, चाहे कोई व्यक्ति काला हो, गोरा हो, नाटा हो, कैसा भी हो, लेकिन उसके डीएनए में मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड 99.9% क्या है, सेम है। यानी यह पॉइंट ये तमाचा देता है लोगों पर कि हम अलग हैं, आप अलग हैं। जो लोग जातियों के आधार पर एक दूसरे को बांटते हैं, डीएनए कहता है कि भाई हम तो सिमिलर हैं, 99.9% सिमिलर हैं। हमने तो समाज को बांटा है, इंसानों ने समाज को बांटा है, नेचर ने नहीं बांटा, क्योंकि हमारे पास जो जीन है वो दूसरे के पास भी, यानी दूसरे चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे किसी दूसरे देश का हो, उसके पास भी वही जीन, वही न्यूक्लियोटाइड है जो हमारे पास है। चलिए अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे बच्चों। तो अभी तक केवल और केवल हमें 50% से अधिक, यानी हमारे पास जितने भी जीन हैं उसमें से 50% से अधिक जीन के बारे में जानकारी प्राप्त है कि क्या कौन सा जीन क्या करता है। अगेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या बोला कि हमारे पास जितने भी जीन हैं, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास 100 जीन है, मान लेते हैं, ऐसा हमने नहीं कहा, मानना क्या 30,000 है, ठीक है, आंसर सही है, सबको पता है ना 30,000 है। लेकिन हम मानते हैं एक तरीके से कि जो भी हमारे पास जीन है उसमें से केवल और केवल 50% से अधिक जीन के बारे में जानकारी प्राप्त है, और बाकी के जीन के बारे में अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं कि वो क्या करता है। केवल 50% से अधिक जीन के बारे में हमें अभी तक पता है। ये फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे बच्चों, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है, 2% से कम जीनों प्रोटीन का कूट लेखन करता है। मतलब ह्यूमन के पास जो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है उसमें से केवल 2% ही जीन को बनाता है, बाकी किसी काम का नहीं है। अगेन इंपॉर्टेंट, हमने क्या बोला, जो ह्यूमन के पास जो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है उसमें से केवल और केवल 2% ही डीएनए का खंड जीन का कूट लेखन करता है, बाकी किसी काम का नहीं है। ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि किसी काम का इसलिए नहीं कह सकते, इसलिए कह रहे हैं किसी काम का नहीं है क्योंकि उसके पास कोई भी जीन का सूचना नहीं है, यानी वो जीन का कोड नहीं करता है। अब उसके बाद अगले बारे में बात करेंगे। सिक्स पॉइंट क्या है कि मानव जीनोम में बहुत बड़ा भाग क्या होता है, पुनरावृत्त होता है। यानी अगला पॉइंट ये कह रहा है कि जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया गया तो पता चला ह्यूमन का जो डीएनए है उसमें बहुत 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 ज्यादा ऐसे बड़े भाग हैं जहां पर डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड बार बार क्या किया गया है, मतलब वो रिपीट किया गया, रिपीटेड है, ठीक है, जैसे ए करके है, टी करके है, ऐसे मतलब कई बार रिपीटेड है, ठीक है। 7वें पॉइंट की बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है कि पुनरावृत्त डीएनए खंड कभी कभी 100 से 1000 बार भी उनकी पुनरावृत्ति मिलती है। मतलब जो रिपीटेटिव डीएनए का खंड है वो कभी कभी 100 बार या 1000 बार, यानी हमारे 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए में कभी कभी जो पुनरावृत्त डीएनए किसको बोलते हैं, रिपीटेटिव डीएनए, मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड बार बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, उसके कई बार 100 से 1000 बार क्या मिले हैं, उसके मतलब खंड मिले हैं जो एक ही न्यूक्लियोटाइड बार बार क्या हुआ है, रिवाइज हुआ है, ठीक है बच्चों। और सबसे बड़ी बात है कि जो पुनरावृत्त डीएनए है वो किसी भी जीन का कूट लेखन नहीं करता है। आगे पॉइंट पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, किसी भी जीन का कूट लेखन नहीं करता, बल्कि काम क्या है उसका, बल्कि यह गुणसूत्र की संरचना में पार्टिसिपेट करता है, मतलब गुणसूत्र की संरचना को बनाने का काम करता है, साथ में विकास के बारे में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब साइंटिस्ट का मानना है कि जो रिपीटेटिव डीएनए है वो हमारे डीएनए की सुरक्षा करता है, और कभी ना कभी वो हमारे पास वो जीन था, ठीक है, वो जीन मतलब वो डीएनए का खंड कोई जीन बना रहा था जो आज नहीं बना रहा है। क्योंकि हम देखें तो विकास के दृष्टिकोण से मानव की जो उत्पत्ति है वो सबसे अंत में हुई है बच्चों। तो इसका मतलब जो हमारे डीएनए का जो पुनरावृत्त डीएनए खंड है, या जो ऐसे खंड है जो किसी भी जीन का कूट लेखन नहीं करते हैं, ऐसा साइंटिस्टों का मानना है कि वो डीएनए का खंड जो है
हमारे लिए मतलब कभी ना कभी वो जीन बनाता था जो आज नहीं बना रहा है। ठीक है, विकास के दृष्टिकोण से वो पुनरावृत्त डीएनए क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट 8 पॉइंट है, क्या है कि गुणसूत्र नंबर 1, और आपको सबको पता है, कल हम ही बताए थे, चलिए क्वेश्चन भी दे देते हैं। गुणसूत्र नंबर 1 मतलब कि कब, मतलब उसके अनुक्रम के बारे में जानकारी किस सन में प्राप्त हुई, गुणसूत्र नंबर 1 की। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। तो ये बोल रहा है गुणसूत्र नंबर 1 में सबसे अधिक जीन कितने जीन मिले हैं, 2968, ठीक है, 2968 जीन मिले हैं। और उसमें और सबसे कम जीन किसमें मिला है, वाई क्रोमोसोम पर सबसे कम यानी 231 जीन मिलते हैं। यानी अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्टों को गुणसूत्र नंबर 1 पर सबसे ज्यादा जीन मिले हैं। वो कितने जीन मिले हैं, 2968, और वाई पे सबसे कम मिले हैं, कितने मिले हैं, 231। इंपॉर्टेंट डेटा है बच्चों। उसके बाद 9th की बात करेंगे, यानी 9वां पॉइंट जो कहता है कि मानव जीनोम में लगभग 1.4 करोड़ जगह पर इकहरा क्षार मिले हैं। मतलब 1.4 करोड़ ऐसे प्लेस थे जहां पर न्यूक्लियोटाइड, केवल एक क्षार, जैसे ए है, एडेनिन है, या थाइमिन है, या ग्वानिन है, या साइटोसिन है, कोई एक क्षार बार बार रिपीट किया गया है। तो उसके लिए नाम दिया गया बच्चों, क्या नाम दिया गया, सिंगल, SNPS बोला गया उसको, यानी सिंगल मतलब एक ही न्यूक्लियो, सिंगल एन का मतलब न्यूक्लियोटाइड, और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब बार बार दोहराया गया है। मतलब मानव जीनोम में 1.4 करोड़ ऐसे प्लेस मिले हैं बच्चों जो कि बार बार रिपीट किए गए हैं, केवल एक क्षार रिपीट किया गया है, उसको बोला गया सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और इसका दूसरा नाम भी है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, सिनेप्स। सिनेप्स इसका दूसरा नाम है, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी SNPS का दूसरा नाम है सिनेप्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चों, एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, सिनेप्स कहां पाया जाता है, सिनेप्स कहां पाया जाता है, इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। 2 क्वेश्चन हो गया बच्चों, इस दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से सारे पॉइंट को रिवाइज करते हैं क्योंकि डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें क्या पता चला कि ह्यूमन के पूरे जीनोम में, मतलब पूरे डीएनए में कितने क्षार मिले हैं, 3164.7 करोड़ क्या मिले हैं, क्षार मिले हैं। बुक देखते रहिए आराम से। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि हमें जो भी हमारे पास जो ह्यूमन के पास जो भी जीन था, लगभग सब में 3000 के आसपास हमको क्या मिले, लगभग सब में 3000 क्षार मिल रहे हैं। लेकिन एक ऐसा भी जीन हमें मिला जो कि सबसे बड़ा जीन था, जिसका नाम उन्होंने डिस्ट्रॉफिन रखा, जिसमें 2.4 करोड़ क्षार मिल रहे थे बच्चों। उसके बाद ह्यूमन के पास जो जीन की संख्या है वो 30,000 है, और जब साइंटिस्ट DHGP करने जा रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे पास या कुछ साइंटिस्ट ऐसे कह रहे थे कि हमारे पास 80,000 से 1,40,000 तक जीन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, केवल 30,000 जीन है। और उसमें से 99.9% जो जीन है वो हम सभी लोगों में, चाहे वो किसी देश या किसी धर्म जाति का हो, सब में समान होते हैं। अभी तक, यानी कि अगला पॉइंट है कि अभी तक हमें पूरे जीन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। मतलब हमारे पास जो जीन है उसका काम क्या है, केवल और केवल हम 50% से अधिक जीन के बारे में जान सकते हैं कि उसका काम क्या है, बाकी के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अगला पॉइंट है कि हमारे डीएनए का जो हमारा जीनोम है पूरा 2.2 मीटर लॉन्ग, उसमें से केवल 2% ऐसे हैं जो प्रोटीन का कूट लेखन यानी जीन बनाने का काम करते हैं, बाकी 90% ऐसे हैं, 98% ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं है। मतलब काम का मतलब कि वो इसकी कोई जानकारी नहीं कि वो क्या करता है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है कि जो पुनरावृत्त जो डीएनए है, जो रिपीटेटिव डीएनए है, वो कभी कभी 100 से 1000 टाइम हमें मिलता है। मतलब कई बार डीएनए के खंड मतलब क्या रिवाइज किए गए हैं, और इसका कोई काम आज तक पता नहीं चला, लेकिन बल्कि ये काम क्या करता है, गुणसूत्र की संरचना में मतलब पार्टिसिपेट करता है, गुणसूत्र की संरचना बनाने का काम करता है, और विकास के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा साइंटिस्टों का मानना है कि जो पुनरावृत्त डीएनए खंड है वो कभी ना कभी हमारे पास जीन का कोड कर रहा था, आज नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों,
अगला पॉइंट ये कह रहा है कि जो जीन मतलब जो गुणसूत्र नंबर 1 है उसमें सबसे अधिक जीन मिले हैं कितने 2968 और वाई में सबसे कम मिले हैं 231 जीन। ओके, और उसके बाद मानव जीनोम में लगभग 1.4 करोड़ ऐसे प्लेसेस मिले जहां पर एक ही क्षार बार बार रिपीट किया गया है, उसको बोला गया सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका दूसरा नाम है सिनप्स। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आज की क्लास में यहीं तक नहीं, एक हेडिंग और बच गया है इसके बाद का। इसमें उसके बाद वो जो अगली हेडिंग होगी, जस्ट पेज पलटेंगे आप लोगों को वो हेडिंग मिल जाएगी, क्या, उपयोग व भविष्य में चुनौतियां। मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो मिला हमको उसका क्या उपयोग है और इन फ्यूचर में उसकी क्या क्या हमें चुनौतियां झेलनी पड़ सकती है। तो उपयोग की बात करेंगे बच्चों, तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसका बहुत ज्यादा उपयोग हुआ, मतलब कि हमारे डीएनए की जैसे ही पहचान हो सकी कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड किस स्थान पर, मतलब कौन सा जीन हमारे लिए कहां पर है, हमारे डीएनए खंड पर कौन सा जीन कहां पर है। तो सबसे पहला तो यह हो सका कि अगर किसी भी व्यक्ति में जीन की कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो उससे उसके जीन में हम क्या कर सकते थे, उस जीन खंड को निकालकर, स्वस्थ व्यक्ति के जीन खंड को निकालकर उससे वो प्रोटीन बनाकर इंजेक्शन के थ्रू जो बीमार व्यक्ति उनको ट्रांसफर करते थे। या भ्रूण में ही अगर हमें पता चल जाए कि, चलिए क्वेश्चन यहां पर, और भ्रूण में सिंड्रोम की जांच करने की कौन सी विधि है, ये तीसरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर चाहिए। तो भ्रूण में अगर हमारे डीएनए में कोई प्रॉब्लम है, जैसे अगर बच्चा भ्रूण में ही है, मतलब मां के गर्भ में है, भ्रूण का अगर डीएनए चेक करा लिया जाए तो भ्रूण के डीएनए में अगर हमें पता चल जाए कि बच्चे में कोई सिंड्रोम है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है, तो उस सिंड्रोम को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो ठीक कैसे किया जाएगा, जैसे डाउन सिंड्रोम, इसका मतलब उस बच्चे के डीएनए पे कोई ऐसा जो डाउन सिंड्रोम जिसके कारण हो रहा है वो जीन वहां पर नहीं है, तो किसी सामान्य जीन को निकालकर बच्चे के भ्रूण में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे रेप्लिकेट करके बच्चे में जो बीमारी होनी थी वो नहीं होगी। इसका मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बहुत ही ज्यादा यूज था, यानी हम अपने बीमारियों को समझने में, हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं जो कि प्राकृतिक रूप से हमारे बॉडी में हो रही होती हैं, इन सभी जानकारी को हमें मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद पता चल गया था। और चुनौतियां बच्चों ये हो सकती हैं कि कुछ लोग इसका मिसयूज भी कर सकते हैं और करते भी हैं, और तो ये एक चुनौती थी। और जो हमारा उपयोग के बारे में हम बात कर सके तो हमारी जो बीमारियां हैं, जैसे लोग समझते थे पहले कि जो शुगर की बीमारी, डायबिटीज है, वो शुगर की मात्रा बॉडी में ज्यादा होने से हो जाती है, तो ये बिल्कुल बात सही है बच्चों। लेकिन कहीं कभी ना कभी ऐसा भी होता है बच्चों आज के डेट में कि डीएनए पर, कभी कभी डीएनए के बेसिस पर भी हमें डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो हम जब ह्यूमन जीनोम को पढ़े ना तो उसके बाद बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में योगदान प्राप्त हुआ उससे। तो ये हमारे लिए उपयोग थी, चुनौतियां मतलब जो लोग मिस यूज करेंगे। तो ये हेडिंग अब यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है पिछले 3 लेक्चर के द्वारा, यानी 2 लेक्चर हो गया, आज एक तीसरा लेक्चर। और उसके बाद अगली हेडिंग हमारी होगी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी आता है, बायोलॉजी में तो है ही। तो एक वीडियो में हम पूरा पढ़ाएंगे जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है। इंपॉर्टेंट क्लास होगी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। मेथड बताएंगे और कैसे पहचानेंगे वो भी बताएंगे। तो प्लीज वो क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, तो देखना मत भूलिएगा। और हाँ बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जो क्वेश्चन पूछे उसका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए हमको, और प्लीज आप पढ़ाई करते रहिए और रिवाइज करते रहिए, सभी सब्जेक्ट को फोकस करिए, क्योंकि इस बार जो टॉपर होगा वो यहां से होना चाहिए। बस हम कुछ नहीं जानते, हमें बस एक टॉपर, हमें एक नहीं सारे बच्चों को मतलब टॉप करने चाहिए, जो भी अपने अपने कॉलेज से है सबको टॉप करना है। तो प्लीज आप लोग मेरी बात को सीरियसली लीजिए, पढ़ाई करिए, मेहनत से पढ़िए। तो मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, मतलब एक नई क्लास के साथ। तो चलते हैं बच्चों, आज की क्लास ही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।